नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है बोरिंग हिस्ट्री फॉर स्लीप में। आज की रात हम समय के सागर में एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। इसलिए अपनी सारी चिंताओं को, आज की सारी थकान को एक तरफ रख दीजिए। ये समय सिर्फ आपका है, आपके आराम का है। बस आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि ताज़ी हवा आपके अंदर जा रही है और आपके शरीर को शांत कर रही है। और अब बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़िए और महसूस कीजिए कि दिन भर का सारा तनाव आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। एक और बार गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। बहुत अच्छे। आज मैं आपको किसी राजा, किसी रानी या किसी जंग की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज की कहानी उससे भी पुरानी है, इतनी पुरानी कि इतिहास भी उसे लगभग भूल चुका था। ये कहानी है एक खोई हुई सभ्यता की, एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही, चुपचाप, शांत और इंतजार करती रही कि कोई उसे खोज निकाले। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। भूली हुई जमीन और रहस्यमयी टीले। कल्पना कीजिए, समय में बहुत पीछे चलते हैं। आज से लगभग 100-125 साल पहले का भारत, सिंध और पंजाब के विशाल मैदान, जहां तक नजर जाए बस सपाट जमीन और उस पर चमकती सूरज की रोशनी। सिंधु नदी हजारों सालों से एक ही रास्ते पर बह रही थी, शांत और गहरी, जैसे अपने अंदर न जाने कितने राज छिपाए हुए हो। उस समय इन मैदानों में जगह जगह पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले थे, बहुत बड़े और बहुत पुराने। आसपास के गांव वाले इन टीलों को हमेशा से देखते आए थे। उनके लिए ये बस जमीन का हिस्सा थे, कुछ खास नहीं। वो उन्हें भूतों का टीला या मुर्दों का टीला कहते थे, क्योंकि वहां रात में कोई नहीं जाता था। ये टीले बस चुपचाप खड़े रहते थे सदियों से। जब तेज बारिश होती तो इन टीलों की मिट्टी कट जाती और कभी-कभी कुछ पुरानी चीजें बाहर निकल आती। कोई टूटा हुआ मिट्टी का मटका, कोई अजीब सा पत्थर जिस पर कुछ निशान बने हों, या बच्चों के खेलने वाली मिट्टी की कोई छोटी सी गाड़ी, या कोई जानवर। गांव के बच्चे कभी-कभी उन्हें उठाकर खेलते और फिर फेंक देते। बड़े लोग उन्हें देखते और अपनी जिंदगी में लग जाते। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इन टीलों के नीचे एक पूरा का पूरा शहर सोया हुआ है। एक नहीं, बल्कि कई शहर। एक पूरी की पूरी सभ्यता जो अपने समय में दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, वो बस सो रही थी, गहरी नींद में, समय की धूल की चादर ओढ़े हुए। रेल की पटरी और अनजाने में हुई भूल। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात है 1850 के दशक की। अंग्रेज भारत में रेलवे का जाल बिछा रहे थे। लाहौर से लेकर मुल्तान तक एक नई रेल की पटरी बिछाई जानी थी। इस काम के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियरों को भेजा गया। उनका नाम था जॉन और विलियम ब्रंटन। रेल की पटरी बिछाने के लिए उन्हें पटरी के नीचे डालने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत थी। इन पत्थरों को बैलास्ट कहते हैं। इससे पटरी जमीन पर मजबूती से टिकी रहती है। लेकिन उस सपाट मैदानी इलाके में पत्थर मिलना बहुत मुश्किल था। दोनों भाई परेशान थे, काम रुका हुआ था। तभी किसी स्थानीय ठेकेदार ने उन्हें पास के एक गांव के बारे में बताया। गांव का नाम था हड़प्पा। उसने बताया कि हड़प्पा गांव के पास एक बहुत बड़ा और ऊंचा टीला है और उस टीले में बहुत ही अच्छी पक्की और पुरानी ईंटें दबी हुई हैं। उसने कहा कि गांव वाले कई सालों से अपने घर बनाने के लिए वहीं से ईंटें निकालकर ले जाते हैं। इंजीनियरों को लगा कि उनकी मुश्किल आसान हो गई। वे उस टीले पर पहुंचे और सच में वहां जमीन खोदने पर एक ही आकार की बहुत मजबूत पकी हुई ईंटें मिलने लगी। ये ईंटें आज की ईंटों से भी ज्यादा मजबूत थीं।
उन्हें ये ईंटें बहुत पसंद आईं। उन्होंने मजदूरों को काम पर लगा दिया और उस टीले से हजारों लाखों ईंटें निकाली गईं। उन ईंटों को तोड़ा गया और गिट्टी बनाकर रेल की पटरी के नीचे बिछा दिया गया। उन इंजीनियरों को या उन मजदूरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जिन ईंटों को तोड़कर पटरी के नीचे डाल रहे हैं वे कोई आम ईंटें नहीं हैं। वे एक 5000 साल पुराने शहर की दीवारें थीं, किसी के घर की नींव थीं, किसी के आंगन का फर्श थीं। वे अनजाने में इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को तोड़कर पटरी के नीचे बिछा रहे थे। वो सोया हुआ शहर चुपचाप सब देखता रहा। उसकी कुछ और दीवारें अब हमेशा के लिए रेल की पटरी के नीचे दब गईं, शांत और चुपचाप। उसने कोई शिकायत नहीं की। वो बस इंतजार करता रहा। पुरातत्वविद और रहस्यमयी मोहरें। कई साल बीत गए। अब हम आ गए हैं 1920 के दशक में। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरानी जगहों की खोज कर रहा था। एक भारतीय पुरातत्वविद थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। वे बहुत ही शांत और धैर्य वाले इंसान थे। उनकी रुचि हड़प्पा के उसी टीले में थी जहां से रेल की पटरी के लिए ईंटें निकाली गई थीं। उन्हें लगता था कि यहां जरूर कोई राज दफन है। उन्होंने सरकार से अनुमति ली और 1921 में बहुत ही सावधानी से उस टीले की खुदाई का काम शुरू किया। मजदूर धीरे धीरे मिट्टी हटा रहे थे, एक परत फिर दूसरी परत, जैसे समय के पन्नों को एक एक करके बहुत धीरे धीरे पलट रहे हों। कई दिनों की खुदाई के बाद उन्हें कुछ चीजें मिलनी शुरू हुईं। मिट्टी के सुंदर बर्तन, उन पर काले रंग से डिजाइन बने हुए थे। बच्चों के खेलने वाले मिट्टी के खिलौने, छोटी सी बैलगाड़ी, सीटी बजाती हुई चिड़िया, तांबे के कुछ औजार। लेकिन फिर उन्हें मिली एक छोटी सी चीज जो इस पूरी कहानी को बदलने वाली थी। वो एक छोटी सी चौकोर पत्थर की मुहर थी, साबुन के पत्थर जैसी चिकनी। उस मुहर पर एक जानवर की तस्वीर बनी हुई थी, एक ऐसा जानवर जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। शायद एक सींग वाला कोई बैल या कोई पौराणिक जीव। और उस जानवर के ऊपर कुछ निशान बने हुए थे, कुछ चित्र अक्षर, एक ऐसी लिखावट जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। दयाराम साहनी समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये किसी बहुत पुरानी और बहुत उन्नत सभ्यता की निशानी है। उन्होंने उस जैसी और भी मोहरें खोजीं। किसी पर हाथी बना था, किसी पर गेंडा, किसी पर बाघ, और सबके ऊपर वही रहस्यमयी लिखावट। ये एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जो 5000 साल से अपने जवाब का इंतजार कर रही थी। एक और टीला और वही पहेली। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। जिस समय दयाराम साहनी हड़प्पा में ये खोज कर रहे थे, उसी समय उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध के मैदानों में एक और पुरातत्वविद काम कर रहे थे। उनका नाम था राखाल दास बैनर्जी या आर.डी. बैनर्जी। वे एक बिल्कुल अलग जगह पर खुदाई कर रहे थे, एक जगह जिसका नाम था मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। आर.डी. बैनर्जी वहां एक पुराने बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे जो लगभग 2000 साल पुराना था। खुदाई करते करते जब वे स्तूप की नींव तक पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्हें लगा कि इस स्तूप के नीचे कुछ और भी है, कुछ बहुत पुराना। और जब उन्होंने और गहराई में खोदा तो वे हैरान रह गए। उन्हें भी वैसी ही चीजें मिलीं जैसी दयाराम साहनी को हड़प्पा में मिली थीं।
पकी हुई ईंटें, वही आकार, वही मजबूती, मिट्टी के बर्तन, वही डिजाइन, और फिर उन्हें भी मिली एक पत्थर की मुहर, बिल्कुल वैसी ही, वही चिकना पत्थर, वही एक सींग वाला जानवर और वही रहस्यमयी लिखावट जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। आर.डी. बैनर्जी को समझने में देर नहीं लगी कि यह बौद्ध स्तूप तो बहुत बाद में बनाया गया है। इसके नीचे तो एक पूरा का पूरा शहर दफन है, एक बहुत बहुत पुराना शहर। अब कल्पना कीजिए, उस समय कोई फोन या इंटरनेट तो था नहीं। दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी दोनों अलग अलग जगहों पर एक ही पहेली के दो अलग अलग टुकड़ों को देख रहे थे और दोनों ही नहीं जानते थे कि दूसरे के पास भी वैसा ही टुकड़ा है। जब दो कहानियां एक हुईं, इन दोनों की खोज की खबर धीरे धीरे पहुंची पुरातत्व विभाग के मुखिया के पास, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। जब जॉन मार्शल ने दोनों जगहों से मिली मोहरों को और बाकी चीजों को एक साथ रखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हड़प्पा से मिली मोहर और सैकड़ों किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो से मिली मोहर लगभग एक जैसी थीं। मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका एक जैसा था, शहरों में मिली ईंटों का आकार एक जैसा था। ये कोई संयोग नहीं हो सकता था। ये दो अलग अलग जगहों की कहानी नहीं थी, ये एक ही कहानी थी। सर जॉन मार्शल समझ गए कि उन्होंने किसी छोटे-मोटे गांव या कस्बे की खोज नहीं की है। उन्होंने एक पूरी की पूरी विशाल और गुमनाम सभ्यता की खोज कर ली है। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं जितनी ही पुरानी और महान थी। 1924 में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस खोज का ऐलान किया और इतिहास की किताबों को फिर से लिखना पड़ा। एक भूली हुई सभ्यता ने हजारों साल की नींद के बाद धीरे से अपनी आंखें खोली थीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ये कौन लोग थे? इनके शहर इतने सुनियोजित कैसे थे? ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब अचानक कहां गायब हो गए? इन सवालों के जवाब अभी भी उन टीलों के नीचे दबे हुए थे, शांत और चुपचाप। आज की रात हम इन सवालों को यहीं छोड़ देते हैं। इनके जवाब हम किसी और रात तलाशेंगे। अभी के लिए बस उस शांत शहर की कल्पना कीजिए जो हजारों साल से सोया हुआ है। उसकी चौड़ी सड़कें, उसके पक्के घर, उसकी खामोशी। उस खामोशी को अपने अंदर उतरने दीजिए। अपने मन को बिल्कुल शांत हो जाने दीजिए। जैसे सिंधु नदी हजारों सालों से बह रही है, शांत और गहरी, वैसे ही आप भी नींद की गहरी वादियों में उतरते जाइए। ये कहानी, ये शहर, ये राज सब यहीं रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे। आप बस आराम कीजिए, गहरी और आरामदायक नींद में खो जाइए, सो जाइए। शुभ रात्रि।